आइए हम लोग पढ़ते हैं आज आदर्श प्रारूप के बारे में। ठीक है, आदर्श प्रारूप है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं। आदर्श प्रारूप। परिचय। कोई नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि शुद्ध वैचारिक उपकरण है जिसका उपयोग समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप क्या है? यह कोई नैतिक आदर्श नहीं है बल्कि शुद्ध वैचारिक उपकरण है जिसका उपयोग समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक या अधिक घटनाओं के मुख्य विशिष्ट विशेषताओं को अतिरंजित करके बनाया गया एक अमूर्त मॉडल है। कौन है? आदर्श प्रारूप। उपयोग इसका उपयोग वास्तविक सामाजिक घटनाओं को मापने और उनकी तुलना करने के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है ताकि वास्तविक घटना में विचलन को समझा जा सके। कहने का मतलब है यह एक या अधिक घटनाओं की मुख्य विशिष्ट विशेषताओं को अतिरंजित करके बनाया गया एक अमूर्त मॉडल है। इसका उपयोग वास्तविक सामाजिक घटनाओं को मापने और उनकी तुलना करने के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है ताकि वास्तविक घटना में विचलन किया जा सके। उदाहरण, बेवर ने नौकरशाही पूंजीवाद को समझाने के लिए आदर्श प्रारूपों का निर्माण किया। बेवर ने नौकरशाही और पूंजीवाद को समझने के लिए आदर्श प्रारूपों का निर्माण किया। सत्ता और प्रभुत्व का सिद्धांत क्या है? बेवर ने सत्ता के 3 आदर्श प्रकार बताए जो यह समझाते हैं कि लोग क्यों शासित होते हैं। देखिए, बेवर ने सत्ता के 3 आदर्श प्रकार बताए जो यह समझाते हैं कि लोग क्यों शासित होते हैं, यानी कि प्रभुत्व। तकनीक वैधानिक सत्ता, 3 को सत्ता मैक्स वेबर बताया है जिसमें है तार्किक वैधानिक सत्ता, कानूनी नियम, प्रतिक्रियाएं, पद की औपचारिक योग्यता, आधुनिक राष्ट्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी अधिकारी। यह तार्किक वैधानिक सत्ता है। कौन कौन है? तो कानूनी है, नियम है, प्रक्रिया है, पद की औपचारिक योग्यता है, आधुनिक राष्ट्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी अधिकारी हैं। पारंपरिक सत्ता क्या है? ये प्राचीन परंपराएं उसमें आती है, रीति रिवाज आती है, पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास आते हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है? राजा या रानी का शासन, राजा और रानी का शासन या किसी प्रकार के मुखिया की सत्ता। देखिए, पारंपरिक सत्ता में क्या आता है? प्राचीन परंपरा आ जाएगी, रीति रिवाज आ जाएगी, पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास आ जाएगी, राजा रानी द्वारा जो किया गया सत्ता शासन है उसके बारे में आ जाएगा, और किसी परिवार के मुखिया की सत्ता भी पारिवारिक सत्ता में आ जाएगा। और तार्किक वैधानिक सत्ता में क्या आ जाएगा? आधुनिक राष्ट्र आ जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी अधिकारी। समझे? करिश्माई सत्ता, नेता के असाधारण चमत्कारी देवीय गुण में लोगों के व्यक्तिगत विश्वास, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और किसी धार्मिक संप्रदाय के नेता। करिश्माई सत्ता में कौन आ जाएंगे? जैसे महात्मा गांधी आ जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आ जाएंगे और किसी धार्मिक संप्रदाय के नेता आ जाएंगे। नेता के असाधारण चमत्कारी और देवीय गुणों में लोगों का व्यक्तिगत विश्वास आता है करिश्माई सत्ता के अंतर्गत। नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक वैधानिक सत्ता पर आधारित संगठन का आदर्श प्रारूप है। यह आधुनिक समाज में तर्कसंगतीकरण का सबसे शुद्ध और प्रभावी रूप है। नौकरशाही का सिद्धांत क्या है? कि नौकरशाही तार्किक वैधानिक सत्ता पर आधारित संगठन का आदर्श प्रारूप है। आधुनिक समाज में तर्कसंगतीकरण का सबसे शुद्ध और प्रभावी रूप है। विशेषता इसका क्या है देखते हैं। विशेषताएं आदर्श प्रारूप के रूप में: श्रम विभाजन, विशिष्ट और निश्चित कार्य। विशिष्ट और निश्चित कार्य जो है श्रम विभाजन के आदर्श में विशेषता बताता है। पदानुक्रम, स्पष्ट सोपानिक संरचना, स्पष्ट सोपानिक संरचना यानी कि क्रमबद्ध हो गया। ठीक,
लिखित नियम और प्रक्रियाएं। नियम आधारित संचालन व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। लिखित नियम और प्रक्रियाएं नियम आधारित संचालन व्यक्तिगत भावना का कोई साधन नहीं है। अव्यक्तिकता, यह अव्यक्तिकता नियमों के सभी पर समान रूप से लागू होना, जो नियम है सभी पर समान रूप से लागू होना, यही क्या है, अव्यक्तिकता है। तकनीकी योग्यता क्या है, कर्मचारियों का चयन और पदोन्नति योग्यता के आधार पर, देखिए पदोन्नति जो है ना योग्यता के आधार पर और कर्मचारियों का चयन, ये तकनीकी योग्यता है। एक उदाहरण, किसी आधुनिक सरकारी विभाग या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का संगठन ढांचा। उदाहरण, किसी आधुनिक सरकारी विभाग या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का संगठन ढांचा, इसका उदाहरण है नौकरशाही का। प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद का उदय, यह वेबर का सबसे प्रसिद्ध शोध है। इसमें इन्होंने यह दर्शाया कि पूंजीवाद के उदय में केवल आर्थिक कारक, जैसे मार्क्स ने बताया ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक कारक भी महत्वपूर्ण थे। मार्क्स जो नहीं बताए थे आर्थिक कारक, उसके बारे में मैक्स वेबर बता रहे हैं, और उन्होंने बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक कारक भी महत्वपूर्ण थे, साथ में बताए थे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। यह वेबर का सबसे प्रसिद्ध शोध है। इसमें उन्होंने यह दर्शाया कि पूंजीवाद के उदय में केवल आर्थिक कारक ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक कारक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्थिक कारक के रूप में मार्क्स ने पूंजीवादी को बांटा था, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण है, ये कौन बताया था, मैक्स वेबर ने। मूल तर्क क्या है, तो प्रोटेस्टेंटवाद की एक शाखा केल्विनवाद ने कुछ विशिष्ट नैतिक मूल्यों को जन्म दिया। केल्विनवाद जो है ने कुछ विशिष्ट नैतिक मूल्यों को जन्म दिया, ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं मैक्स वेबर। पैसे को ईश्वरीय बुलावा मानना, अपने सांसारिक कार्य को ईश्वर की सेवा समझना ही। देखिए, पैसे को ईश्वरीय बुलावा मानना मतलब क्या है, अपने सांसारिक कार्य को ईश्वर की सेवा को समझना। सफलता को देवीय कृपा का संकेत मानना, भौतिक सफलता को मोक्ष का अप्रत्यक्ष संकेत समझना। सफलता जो है ना होता है देवीय कृपा का संकेत जो मानता है, भौतिक सफलता को मोक्ष प्राप्ति की तरह एक अप्रत्यक्ष संकेत मानता है, ठीक है। मिथ, व्यतीता और बचत, विलासिता से दूर रहना और धन को पुनः निवेश करना, ये क्या है, मिथ व्यय ईता और बचत के उदाहरण है कि विलासिता से दूर रहना और धन का पुनः निवेश करना, ठीक है। परिणाम, इन मूल्यों ने एक ऐसी जीवन शैली को जन्म दिया जिसने व्यवस्थित, तार्किक और निरंतर लाभ उन्मुख आर्थिक व्यवहार के विकास के लिए आदर्श मनोवृत्ति प्रदान की। यह वेबर की सामाजिक घटनाओं के कारणता ही बहुकारकीय व्याख्या की है। तो ये परिणाम क्या कर रहा है कि इन मूल्यों ने एक ऐसी जीवन शैली को जन्म दिया जिसने व्यवस्थित, तार्किक और निरंतर लाभ उन्मुख आर्थिक व्यवहार के विकास के लिए आदर्श मनोवृत्ति प्रदान की। यह वेबर के सामाजिक घटना की कारणता की बहुकारकीय व्याख्या की, ठीक है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे और क्रांतिकारी थे। इन्होंने जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को और संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों ने केवल समाजशास्त्र को ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विचारधारा को भी गहरा प्रभावित किया। तो कार्ल मार्क्स कौन थे, जर्मन के एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे और क्रांतिकारी थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के जनक और संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
उनको विचारों ने केवल समाजशास्त्र को ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विचारधारा पर भी गहरा प्रभाव किया है। कौन किया है? कार्ल मार्क्स। इनका जन्म कब है? 1818, मृत्यु कब है? 1883। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। जन्म और शिक्षा। कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ, जिसने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने कानून और दर्शनशास्त्र की शिक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन में जॉर्ज हेगल के विचारों का अध्ययन किया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कौन है? जन्म और उनका शिक्षा। देखिए, जन्म उनका हुआ है कार्ल हेनरिक मार्क्स, उनका पूरा नाम है। जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ है, जिसने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने कानून और दर्शनशास्त्र की शिक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन में जॉर्ज हेगल के विचारों का अध्ययन किया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, डॉक्टरेट वकील की उपाधि प्राप्त की। कौन? कार्ल मार्क्स। और जॉर्ज हेगल के विचारों से प्रभावित हैं कार्ल मार्क्स। 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स बर्लिन में जॉर्ज हेगल के विचारों का अध्ययन किया था और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। राजनीतिक जीवन और निर्वासन। अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन्हें जर्मनी और फ्रांस दोनों जगह में निर्वासन झेलना पड़ा। अपने जीवन के अधिकांश समय उन्होंने लंदन में बिताया, जहां उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में गहन शोध किया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। तो कार्ल मार्क्स सबसे अधिक कहाँ रहे थे? लंदन में रहे, और वहाँ पर ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरी में उन्होंने गहन शोध किया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां वहीं पर लिखी। ठीक है, और कार्ल मार्क्स अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन्होंने जर्मनी और फ्रांस दोनों जगह निर्वासन झेलना पड़ा, यानी कि दोनों जगह पर वो रहते थे। जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताया था? लंदन में बिताया था, और लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के लाइब्रेरी में गहन शोध किया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां वहीं पर इन्होंने लिखा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सहयोगी, उनके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और आजीवन मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने, जिन्होंने उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दिया और उनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। देखिए, कार्ल मार्क्स के सहयोगी कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, उन्होंने आर्थिक रूप से कार्ल मार्क्स को क्या किया? समर्थन दिया और उनके साथ मिलकर महत्वपूर्ण कृतियां लिखा। इनका जो निधन है 14 मार्च को 1883 में लंदन में हो गया था। उनका निधन 14 मार्च 1883 को लंदन में उनका निधन हो गया था। ठीक है, और इनका जन्म कब था? 5 मई 1818। ठीक है, 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ और 14 मार्च 1883 का लंदन में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, आइए कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें और उनका अनुसंधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकें और अनुसंधान। मार्क्स का शोध मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य प्रणाली, ऐतिहासिक विकास और क्रांतिकारी संभावनाओं पर केंद्रित था। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का शोध था मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था की कार्य प्रणाली, ऐतिहासिक विकास और क्रांतिकारी संभावनाओं पर केंद्रित था। पुस्तक का नाम, अंग्रेजी अनुवाद और प्रकाशन वर्ष लगभग, और मुख्य विषय वस्तु क्या है वो नीचे दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र एंगल्स के साथ में, जो इनका सहयोगी थे एंगल्स, 1848 में एक भूत यूरोप को सता रहा है। देखिए, हम लोग पढ़ते ना कि एक भूत यूरोप का पीछा कर रहा है। तो कभी कभी हम लोग इस तरह के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर अलग तरह से लिखा है
कि एक भूत यूरोप को सता रहा है, साम्यवाद का भूत। कौन सा भूत? साम्यवाद का भूत। यह इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में समझता है और सर्वहारा क्रांति का आह्वान करता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में इन्होंने क्या लिखा है 1848 में, और इनका दोस्त एंगल्स के साथ में इन्होंने इसकी रचना किया है कि एक भूत यूरोप को सता रहा है। एक भूत है जो यूरोप को सता रहा है, यानी कि पीछा कर रहा है। वह कौन सा है? तो वह है साम्यवाद का भूत। यह इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में समझता है, इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में समझता है और सर्वहारा क्रांति का आह्वान करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दास कैपिटल के खंड 1 के बारे में। दास कैपिटल खंड 1, दास कैपिटल खंड 1 1867 में पूंजीवादी से संबंधित है। ठीक है, देखिए, तो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा प्रस्तुत किया है। कौन? कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण दिया है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा भी प्रस्तुत किया है दास कैपिटल के खंड 1 में। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 में इन्होंने लिखा है, लेकिन मरने के बाद 1932 यानी कि मरणोपरांत बोल रहा है ना, 1932 में ये प्रकाशित हुआ है। और इसके अंतर्गत मानवीय अलगाव और श्रम के सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। मानवीय अलगाव और श्रम के सिद्धांतों का विश्लेषण किया है इकोनॉमी और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत 1844 में कौन किया है? ये किए हैं कार्ल मार्क्स। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी कार्ल मार्क्स की कृति है। द जर्मन आइडियोलॉजी एंगल्स के साथ में, ठीक है, 1932 में मरणोपरांत, ये भी प्रकाशित हुआ है। इसको भी उन्होंने द जर्मन आइडियोलॉजी एंगल्स के साथ में लिखा था मरणोपरांत। इसमें इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की नींव रखी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का नींव रखा है किसमें? द जर्मन आइडियोलॉजी में, और अपने सहयोगी दोस्त के साथ मिलकर 1932 में, जिसको प्रकाशित हुआ है 1932 में। ठीक, ऐतिहासिक और भौतिकवाद का नींव रखा है। और क्वेश्चन पूछता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का नींव कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में लिखा है? तो आंसर आपका होगा द जर्मन आइडियोलॉजी। कहेगा कि ये पुस्तक कार्ल मार्क्स ने स्वयं लिखा था या किसी सहयोगी के साथ में लिखा था? तो इनका जो सहयोगी थे एंगल्स, उनके साथ में लिखा हुआ है इन्होंने। और मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत 1932 में इसको प्रकाशित किया गया है। देखिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं ना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स 14 साल में ही एक्टिव हो गए थे। कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा था 14 साल में ही एक्टिव हो गए थे। वो अपने पिताजी से तर्क करते थे, किसी बारे में बहस करते थे, पूछते थे कि ये लोग ऐसे क्यों है, वे कैसे हैं, पूंजीपति लोग ऐसे क्यों हैं, श्रमिक ऐसे क्यों हैं, मजदूर ऐसे क्यों हैं। तो इस तरह के सवाल उनके मन में 14 वर्ष के आयु से ही चल रहा था। और कार्ल मार्क्स जो थे ना, बहुत विद्वान आदमी थे। ठीक है, उन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक में, जो चीज उन्होंने लिखा, तो जिस समय वो जीवित थे उस समय उनके बुक को अनुसरण नहीं किया गया। मरणोपरांत ही सबको अनुसरण किया गया और उसको नैतिक जीवन में, अपने जीवन की विचारधारा में लाया गया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे, तो उनका अधिकतर जो विचारधारा है मरने के बाद ही सबको विचलित किया है, या धारणा में आप लोग अपने अनुरूप उसको लाए हैं मरने के बाद ही। तो अधिकतर इनका जो बुक है मरने के बाद ही हाईलाइट हुआ है, और कुछ बुक तो उनको मरने के बाद ही प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का नींव रखा है। द होली फैमिली एंगल्स के साथ 1845 में। अधिकतर इनका बुक एंगल्स के साथ है यार। द होली फैमिली समकालीन जर्मन दर्शन का आलोचना। देखिए, समकालीन जर्मन
दर्शन की आलोचना किया है। जो उस समय घटित हुआ था 1845 में, उनके समय में जर्मनी में, उसके दर्शन की आलोचना कर रहे हैं। यानी कि वहाँ के जो सामाजिक था, ऐतिहासिक था, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो कार्य प्रणाली था, वहाँ के जो शासन सुशासन जो भी हो, तो उसका दर्शन की आलोचना इन्होंने द होली फैमिली में किया है, जो कि 1845 में प्रकाशित हुआ है। और इसको भी उन्होंने एंगल्स के साथ में लिखा है। तो आप लोग बार बार एंगल्स का नाम आ रहा है तो समझ गए हैं कि कार्ल मार्क्स के सहयोगी कौन था, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब आइए हम लोग हैं दास कैपिटल खंड 2 और खंड 3 के बारे में। दास कैपिटल खंड 2 और खंड 3, दास कैपिटल के दूसरा और तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट 1885 में और तीसरा पार्ट 1894 में। 1800 दास कैपिटल के पार्ट 2 और पार्ट 3 को हम लोग पढ़ेंगे। 1885 में खंड 2 है, पार्ट 2 आया। 1894 में पार्ट 3 आया है। एंगल्स द्वारा मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। पूंजी के संचलन और पूंजीवाद के उत्पादन के समग्र सिद्धांतों का विस्तार है। पूंजी के संचलन और पूंजीवादी उत्पादन के समग्र सिद्धांतों का विस्तार दिया है दास कैपिटल खंड 2 और खंड 3 में। तो खंड और बोलेगा कि पार्ट 2 1885 और पार्ट 3 1894। तो इनका जो मृत्यु हो गया था 1883 में ही। तो इनके बुक को कौन प्रकाशित किया, इनके सहयोगी एंगल्स। ठीक है, और पूंजी के संचालन और पूंजीवादी उत्पादन के समग्र सिद्धांतों का विस्तार दिया है दास कैपिटल के पार्ट किसमें, दास कैपिटल के पार्ट 2 और पार्ट 3 में। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाएं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझने के लिए 3 केंद्रीय स्तंभ महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझने के लिए देखिए बोल रहा है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझने के लिए 3 केंद्रीय स्तंभ महत्वपूर्ण है। दंडात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। दंडात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। ठीक है, दंडात्मक भौतिकवाद में क्या कर रहा है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दंडात्मक भौतिकवाद यह मार्क्स के संपूर्ण सिद्धांत का आधारशिला है। दंडात्मक, मार्क्स ने इस विचार को हेगल से लिया और परिवर्तन एक संघर्ष के माध्यम से होता है, लेकिन इसे विचारों के बजाय भौतिक दुनिया पर लागू किया है। देखिए कह रहा है कि मार्क्स के संपूर्ण सिद्धांत का आधारशिला है। ठीक है, दंडात्मकता, मार्क्स ने इस विचार को हेगल से लिया कि परिवर्तन एक संघर्ष के माध्यम से होता है। परिवर्तन जब भी होगा संघर्ष के माध्यम से होगा, लेकिन इसे विचारों के बजाय भौतिक दुनिया पर लागू किया जाएगा जब संघर्ष होगा। तो कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार विचार या चेतना नहीं बल्कि भौतिक जीवन की परिस्थितियां, उत्पादन की आवश्यकताएं ही इतिहास और समाज को निर्धारित करती है। देखिए कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार भौतिकवाद क्या है, विचार या चेतना नहीं है बल्कि भौतिक जीवन की परिस्थितियां ही इतिहास और समाज को निर्धारित करती है। तो भौतिक जीवन की जो परिस्थितियां है, उत्पादन की आवश्यकताएं, कहने का मतलब है कि जो उत्पादन है आपके अनुरूप मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके अनुसार ही इतिहास और समाज को निर्धारित करती है। कहने का मतलब है कि पहले आप 10 रुपया कमाते थे, अब आप 100 रुपया कमाते हैं। तो पहले के अनुसार और आज के अनुसार आपके इतिहास और समाज में कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो उस परिवर्तन को ही उन्होंने भौतिकवाद के अनुसार दर्शाया है, विचार और चेतना के अनुरूप नहीं दर्शाया। आप विचार करके और चेतना करके नहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप कितना हूँ सोच लीजिए, कितना हूँ विचार कर लीजिए, कितना हूँ चेतना मंथन ग्रंथ कुछ भी कर लीजिए, उससे आप में परिवर्तन नहीं होगा। वो बस एक आपकी सोच है। लेकिन भौतिकवाद आपके अंदर इतिहास और सामाजिक गतिविधियों को
आप समाज में किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको दिखाता है। ठीक था, ये भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स ने बताया है। निष्कर्ष, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारित करता है। देखिए कहने का मतलब है, मनुष्य की जो चेतना है उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती। मान लीजिए हम अकेले हैं, ठीक, और हम चेतना कर रहे हैं किसी बात में या किसी विचार में या किसी भगवान के बारे में हम चेतना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा हमारा लगन है, तो इससे समाज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके विपरीत बोल रहा है कि यानी कि इसका उल्टा, उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। देखिए सामाजिक अस्तित्व जो है, आप समाज में जिस तरह के कार्य करते हैं यानी कि सहयोग करते हैं, तो जो आप सहयोग करते हैं वो जो आपका चेतना है, जिस लगन से आप उसमें लगते हैं, तो उसको बोल रहा है कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यानी कि समाज में जब आप सहयोग कर रहे हैं ना, वही आपकी चेतना को निर्धारित करता है। आप खुद से जो मंथन चिंतन कर रहे हैं उसको निर्धारित नहीं करता है। ये भौतिकवाद कहता है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, यह सिद्धांत बताता है कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के भौतिक साधनों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा संचालित होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या बताता है? देखिए एक भौतिकवाद हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के भौतिक साधनों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा संचालित होता है। उत्पादन प्रणाली यह समाज की नींव है और इसके दो घटक हैं, उत्पादन की शक्ति है। देखिए कहने का मतलब है, ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के भौतिक साधनों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा संचालित होता है। उत्पादन प्रणाली यह समाज की नींव है और इसके दो घटक है। दो घटक कौन है? तब पहला घटक है उत्पादन की शक्ति है। पहला कौन है? उत्पादन की शक्ति है। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है? उपकरण, यहाँ पर दिया हुआ है उपकरण। ठीक है, उत्पादन के शक्तियों में उपकरण, तकनीक और श्रम कौशल को हम लोग देखते हैं। उत्पादन, उपकरण, तकनीक और श्रम कौशल को देखते हैं। और दूसरा घटक है उत्पादन संबंध। उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, फैक्ट्री के स्वामित्व पर आधारित सामाजिक संबंध, जैसे मालिक और गुलाम या पूंजीपति और मजदूर। ठीक है, देखिए उत्पादन संबंध जो है, उत्पादन के साधनों जमीन, फैक्ट्री के स्वामित्व पर आधारित सामाजिक संबंध, जैसे मालिक और गुलाम, पूंजीपति और मजदूर, इसके बारे में बोल रहा है, कि संबंध के बारे में बोल रहा है। जैसे जमीन, फैक्ट्री, मालिक, गुलाम, पूंजीपति और मजदूर। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन जब उत्पादन की शक्तियाँ विकसित होती है, सामाजिक परिवर्तन जब उत्पादन की शक्तियाँ विकसित होती है, तो वे मौजूदा उत्पादन साधनों से टकराती है। उदाहरण में क्या कर रहा है? सामंतवाद में नहीं, मशीनरी का नाम है। सामंतवाद में नई मशीनरी का आना, यह संघर्ष का एक सामाजिक क्रांति को जन्म देता है। देखिए बोल रहा है कि वे मौजूदा उत्पादनों से टकराती है। कौन? सामाजिक परिवर्तन। जब समाज की शक्तियाँ विकसित होती है तो मौजूदा उत्पादन संबंधों से टकराती है। उदाहरण, सामंतवाद में नई मशीनरी का आना है, यह संघर्ष का एक सामाजिक क्रांति को जन्म देता है। यह संघर्ष का एक सामाजिक क्रांति को जन्म देता है। यह संघर्ष के सामाजिक क्रांति को जन्म देता है, जिससे एक नई उत्पादन प्रणाली का उदय होता है। ठीक है, एक नई उत्पादन प्रणाली का उदय होता है। ठीक है, इतिहास के चरण, मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। आदिम साम्यवाद, दस्ता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। देखिए आदिम साम्यवाद, दस्ता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स मानव इतिहास के 5 चरणों में विभाजित किया है, यानी कि बांटा है। उसे हम लोग आदिम साम्यवाद कहते हैं, दस्ता कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 प्रमुख चरणों में बांटा है। पहला हो गया आदिम साम्यवाद, दूसरा हो गया दस्ता, तीसरा हो गया सामंतवाद, तीसरा हो गया सामंतवाद, और चौथा हो गया पूंजीवाद, और पांचवा हो गया साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स ने 5 भाग में मानव इतिहास को बांटा है। पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है दस्ता, तीसरा है सामंतवाद, चौथा है पूंजीवाद,
और पांचवा है साम्यवाद। ठीक, अब हम लोग वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखते हैं आगे में। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार अब तक वे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग लोगों का एक समूह जो उत्पादन प्रणाली में एक समान स्थिति रखता है, विशेष रूप से उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंध के आधार पर। देखिए, लोगों का एक समूह जो उत्पादन प्रणाली में एक समान स्थिति रखता है, विशेष रूप से उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंध के आधार पर, उसे हम लोग वर्ग के रूप में परिभाषित करते हैं। जिसमें उत्पादन प्रणाली हो, समान स्थिति हो, उत्पादन के साधनों के साथ में उनका जो संबंध अपने संबंध का आधार हो, उसे हम लोग वर्ग यानी कि क्लास के अंतर्गत रखते हैं। पूंजीवाद में वर्ग पूंजीवादी समाज में दो मुख्य विरोधी वर्ग हैं। पूंजीवाद में दो मुख्य विरोधी वर्ग हैं। बुर्जुआ पूंजीपति, उत्पादन के साधन और फैक्ट्री मशीनों के मालिक। देखिए, तो उत्पादन के साधन है, जैसे फैक्ट्री है, मशीन है, उसके मालिक को ही हम लोग बुर्जुआ यानी कि पूंजीपति वर्ग के रूप में बैठा है। सर्वहारा यानी कि श्रमिक, जिसके पास बेचने के लिए केवल अपना श्रम है। यानी कहने का मतलब है कि पूंजीपति में कौन से आते हैं, यानी कि बुर्जुआ में वो आते हैं जो उत्पादन के साधन, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, उसके मालिक है, उसको हम लोग पूंजीपति के अंतर्गत रखते हैं। सर्वहारा और श्रमिक के अंतर्गत हम उसको रखते हैं जो अपने श्रम को बेच सकते हैं, यानी कि उसी से वो अपना धन कमा सकता है, उसको हम लोग रखते हैं किसमें, सर्वहारा यानी कि श्रमिक वर्ग में रखते हैं। संघर्ष संघर्ष इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत है। देखिए, इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विपरीत है। बुर्जुआ अधिकतम लाभ चाहता है, जबकि सर्वहारा उचित मजदूर और बेहतर जीवन चाहता है। यह अंतर विरोधी ही क्रांति के बीज है। अंतर विरोधी ही क्रांति के बीज है। देखिए, जो अंतर विरोध हो रहा है ना समाज के अंदर, इसे कहने का मतलब संघर्ष का कारण क्या है कि दोनों वर्ग के हित एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दूसरे के हित के विपरीत, यानी कि दोनों एक दूसरे के हित नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, बुर्जुआ अधिकतम लाभ चाहता है, जबकि सर्वहारा उचित मजदूरी और बेहतर जीवन चाहता है। देखिए, बुर्जुआ जो पूंजीपति वर्ग है वो अधिकतम लाभ चाहता है कि श्रमिक हमारे यहाँ काम करे और मुझे अधिक लाभ हो, लेकिन वहां पर सर्वहारा यानी कि श्रमिक वर्ग क्या करता है, वो चाहता है कि हम जितना काम करें उसका उचित मजदूरी और बेहतर जीवन उसके अनुरूप हमको मिले। और यही अंतर विरोधी क्रांति का बीज है, जो यही दोनों के बीच में खटक रहा है। कोई लाभ के चक्कर में है और कोई अपने उचित मजदूरी और बेहतर जीवन के चक्कर में है। वही अंतर विरोध की वजह से क्रांति का बीज उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो ये कौन कर रहा है, कार्ल मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में देते हैं। आइए हम लेते हैं अलगाव का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अलगाव का सिद्धांत मार्क्स ने अलगाव को पूंजीवाद की एक आवश्यक मानवीय स्थितियों के रूप में देखा। देखिए, अलगाव को पूंजीवाद की एक आवश्यक मानवीय स्थितियों के रूप में देखा। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में श्रमिक निम्न चार स्तरों पर अपने मानवीय सार से अलग हो जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो श्रमिक वर्ग है निम्न चार स्तर पर अपने मानवीय सार से अलग हो जाते हैं। उत्पाद में अलगाव, श्रमिक उस वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं रखता जो वह बनाता है, वह उत्पाद उसके लिए एक विदेशी शक्ति बन जाता है। देखिए, उत्पाद में अलगाव कहने का मतलब है कि जो चीज ये बना रहा है उस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं रह रहा। यही जो है श्रमिक को मानवीय सार से अलग करा है। ठीक है, तो इसी को क्या करा है, अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत मतलब क्या है कि आप जो चीज बना रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, वो विदेशी शक्ति के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्पाद में आपका अलगाव हो रहा है। दूसरा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि उदाहरण, एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर अपनी बनाई हुई कार को कभी खरीद नहीं पाता। कहने का मतलब क्या है कि एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर अपनी बनाई हुई कार को कभी नहीं खरीद पाता। तो इसलिए तो खोज रहा है कि हमको उचित मूल्य, उचित मजदूरी यानी कि उचित मूल्य और क्या
और तो हम भूल गए, उचित मजदूरी और अपनी सुव्यवस्थित जीवन चाहता है, जिसके वजह से एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर अपनी बनाई हुई कार को नहीं खरीद पाता। ये उत्पाद में अलगाव का कारण है। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, देखिए उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, उसके बारे में क्या कह रहे हैं कार्ल मार्क्स कि कार्य अब आत्मपूर्ति का साधन नहीं बल्कि यह एक निरस थकाऊ, ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया से जो अलगाव हो रहा है उसके बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि कार्य अब आत्मपूर्ति नहीं का साधन नहीं रहता बल्कि यह एक नीरस और थकाऊ, नीरस थकाऊ और बाहरी गतिविधियां बन जाता है। जो कार्य उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें नीरस और थकाऊ और बाहरी गतिविधि बन जाता है और अपनी मानवीय प्रकृति यानी कि सार से अलगाव हो जाता है। मनुष्य की सचेत और रचनात्मक प्रकृति को केवल जीवित रहने के साधन तक सीमित कर दिया था। देखिए मानवीय प्रकृति जो है ना, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव कैसे हो रहा है उसके बारे में बता रहा है कि नीरस हो जाती है, यानी कि काम करने को उसमें इच्छा नहीं होता है, ठीक है, थकाऊ हो जाती है, मन थक जाता है और बाहरी गतिविधि बन जाता है, ठीक है, अपनी मानवीय प्रकृति सार से अलग। मनुष्य की सचेत और रचनात्मक प्रकृति को केवल जीवित रहने के साधन तक ही सीमित कर दिया है। ये मनुष्य की जो सचेत और रचनात्मक प्रकृति है, जो आप सोच सकते हैं और उसके बारे में आप सावधानी बरत सकते हैं किसी कार्य को करने में, तो उसके अंतर्गत आपको नहीं रहता है, बस आपको एक जीवित रहने के साधन तक ही सीमित रहता है कि आप जब तक कार्य कर रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मतलब वहाँ से कुछ आप अलग सोच के नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ से मोटर के नहीं ले जा सकते हैं, कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, आप बना सकते हैं लेकिन उसे खरीद नहीं सकते हैं। इस तरह से उत्पादन के प्रक्रिया में भी इनका अलगाव होने लगा। अन्य मनुष्यों से अलगाव है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि श्रमिकों को प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, ठीक है। अन्य मनुष्य से अलगाव, श्रमिकों को प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से अलग कर दिया गया जाता है और पूंजीपतियों के साथ में संबंध शोषण पर आधारित होता है। देखिए प्रतियोगिता के माध्यम से श्रमिकों को छांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो उच्च कोटि के श्रमिक हैं उनको अलग रखा जाता है और उनका संबंध पूंजीपतियों से होता है, जो कि उनका संबंध पूंजीपतियों से शोषण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? शोषण पर आधारित होता है। तो आप जब जाकर पूंजीपति से सट जाते हैं और हम श्रमिक वर्ग पूंजीपति का विरोध करते हैं तो एक दूसरे में अलगाव होगा। वहीं बोला कि अन्य मनुष्यों से अलगाव की जो प्रवृत्ति है उस श्रमिकों को प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और पूंजीपतियों के साथ संबंध बनता है, जिससे उसका क्या होता है? शोषण होता है। तो इस तरह से अन्य मनुष्यों से भी आपका अलगाव हो जाता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यह सिद्धांत पूंजीवादी शोषण की व्याख्या करता है। देखिए पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध में जो व्याख्या करता है वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स? यह पूंजीवादी शोषण की व्याख्या करता है, ठीक है। श्रम शक्ति, लेबर पावर, पूंजीवाद में श्रमिक अपनी श्रम के शक्ति, काम करने की क्षमता पूंजीपति को एक निश्चित मजदूरी के बदले बेचता है। आप जितना कार्य करते हैं उसके अनुरूप उसको बेचते हैं, यानी कि एक लिमिट होता है कि हम 4 घंटा ही काम करेंगे, तब पूंजीपति आपको 4 घंटा के लिए काम पर ले जाता है। यह एक श्रमिक शक्ति है। पूंजीवाद में श्रमिक अपनी शक्ति यानी कि पूंजीपति को एक निश्चित मजदूरी के रूप में बेचता है, बदले बेचता है, ठीक है। आगे हम लोग अतिरिक्त मूल्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि श्रमिक मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करने के बाद भी काम करना जारी रखता है। इस अतिरिक्त समय जो मूल्य पैदा होता है उसे पूंजीपति बिना भुगतान के रख लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य है जब पूंजीपति का लाभ बन जाता है। इसे ना होता है ओवर टाइम, वही बोल रहा है अतिरिक्त टाइम सरप्लस मूल्य, यानी कि श्रमिक मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करने के बाद भी काम करना जारी रखता है। यानी कि जितना टाइम वो काम करता है, जैसे कि आपका काम का टाइम हो गया लिमिट 8 घंटा
और आपको काम करना है 12 घंटा, तो 4 घंटा आपका अतिरिक्त मूल्य हो गया, यानी कि अतिरिक्त टाइम हो गया। तो उसके अनुसार वो काम करना जारी रखता है और इस अतिरिक्त समय का जो मूल्य पैदा होता है उसे पूंजीपति बिना भुगतान के रख लेता है। यानी कि पूंजीपति है जो ना, वो 4 घंटा, जब आप 12 घंटा काम करते हैं और आपको 8 घंटा काम करना है, तो 4 घंटा का आपका जो होता है कि पैसा मूल्य यानी कि रख लेता है, और यही उसका अतिरिक्त मूल्य यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा वैल्यू हुआ उसको ही क्या करता है, अपने पास रखता है, जो उसके लाभ का कारण बन जाता है, मुख्य कारण बन जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य के बारे में हम लोग यही समझते हैं। फिर से एक बार फिर समझाते हैं कि अतिरिक्त मूल्य है क्या। कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको 8 घंटा काम करना है, ठीक। 8 घंटा काम करने के बावजूद उसको 4 घंटा और काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है? कि वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना चाहता है कि अपने परिवार को कुछ ज़्यादा पैसा दे सके, कुछ गिफ्ट ले सके या कुछ उपहार ले सके। इस तरह के कार्य करने के लिए वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा टाइम यानी कि ओवर टाइम कर लेता है। लेकिन जो ओवर टाइम करता है उसका पैसा उसको मंथली ना मिल करके उसको बहुत दिन के बाद मिलता है, या नहीं भी मिलता है, या नहीं देता है पूंजीपति वर्ग, उसके ऊपर शोषण करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप 4 घंटा अतिरिक्त काम करते हैं उसी के बारे में कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि अतिरिक्त मूल्य वह है जो पूंजीपति का लाभ बन जाता है, ठीक है। तो 4 घंटा का आपका अतिरिक्त मूल्य हो गया, वहीं पूंजीपति का क्या हो गया, लाभ का साधन बन गया। उदाहरण, एक मजदूर को 4 घंटे काम के बराबर मजदूरी मिलती है, लेकिन वह 8 घंटे काम करता है। देखिए बात वही बोल रहा है, उदाहरण में दिया है कि एक मजदूर को 4 घंटे काम के बराबर मजदूरी मिलती है, लेकिन वह 8 घंटे काम करता है। लेकिन 4 घंटे के काम का अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति हड़प लेता है। यानी कि जो 4 घंटा अतिरिक्त काम कर रहा है उसका क्या करता है, मूल्य हड़प लेता है। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और वर्गहीन राज्यविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करके ही अलगाव और शोषण को समाप्त किया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और वर्गहीन राज्यहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करके ही अलगाव और शोषण को समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा यूनिट 1 के पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक। आप लोग भी पढ़ते रहिए। बात खत्म।